Good morning, everybody. This is our very first class, and today we will discuss about very first chapter, that is multidisciplinary nature of environment studies. As you know, कि multidisciplinary means various disciplines through which we can understand the environment. But for understanding the multidisciplinary nature, हमें सबसे पहले environment का पता होना चाहिए कि what actually environment is. Environment is a French word which is derived from French language, that is envire world, and envire world then become in English language environment. So now this word envire means to encircle or surround. So anything which is encircling us or surround us is our environment. मैं हिंदी में भी बता देती हूँ बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, तो दोनों के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में साथ साथ बता रही हूँ. आप लोगों को जहाँ डाउट हो, जो प्रॉब्लम हो, वो आप मुझे डाउट क्लास में आस्क कर सकते हैं, सो दैट यू विल क्रिस्टल क्लियर विद द थिंग्स. ओके, तो फर्स्टली एनवायरनमेंट और पर्यावरण दोनों एक ही चीज़ें. एनवायरनमेंट जो है वो हम इंग्लिश में हमने कहा कि फ्रेंच वर्ड जो है, फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच वर्ड एनवायर से एनवायरनमेंट बना, ठीक है. और फ्रेंच लैंग्वेज में एनवायर का मतलब होता है टू एनसर्कल और सराउंड. तो एनसर्कल और सराउंड से ही हम मानते हैं कि पर्यावरण वो चीज़ है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, ठीक है. तो एनवायरनमेंट भी वही मतलब है, और हिंदी में पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण, पर्यावरण, ठीक है. यानी पर्यावरण मतलब बाहरी, आवरण यानी हमारे चारों तरफ का घेराव. तो वो चीज़ जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, एनसर्कल किए हुए है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं. तो इंग्लिश में भी इसका मीनिंग क्या है? एनीथिंग विच एनसर्कल्स अस और सराउंड अस इज एन अवर एनवायरनमेंट. और अगर हिंदी में बात करें तो पर्यावरण भी यही सेम मीनिंग बताता है कि वो हमारे जो चारों तरफ घेराव है, ये जो आवरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल थिंग्स यानी हमारे चारों तरफ, हम एक इंडिविजुअल हैं, मेरे चारों तरफ जो भी चीज़ें आ रही हैं वो मेरे एनवायरनमेंट है. वो मेरे चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे एनवायरनमेंट में आती हैं? वो आप भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं. तो एनी कंपोनेंट विच एनसर्कल्स मी, कोई भी चीज़ मुझे जो एनसर्कल कर रही है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, दैट इज़ माई एनवायरनमेंट. ओके, सो एनवायरनमेंट इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और which gives the aggregate of all the external or extrinsic things or condition, or we can say that any non-living thing or anything which affect my life, which affect me, my nature, my behavior, or affect growth, reproduction, and any kind of activity, development activity, maturation of any living organism or any living body around me, or it affect me also. That is my environment. तो environment क्या है एक्चुअली? देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है. इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. पहली बात तो ये समझ लो कि एनवायरनमेंट जो है वो चारों तरफ है, तो हमारे अंदर भी है. इट इज़ नॉट एक्सटर्नल. हम ये बात कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ का जो घेराव है, जो चारों तरफ का एक ओरा है, जो चारों तरफ हमारी कोई चीज़ हमें एनसर्कल की हुई है, वही एनवायरनमेंट है. बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एनवायरनमेंट हमारे बाहर ही नहीं, हमारे अंदर भी है. जो बाहर है वो बाहरी है पर्यावरण है, जो बाहरी आवरण है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर है वो इंटरनल एनवायरनमेंट है. तो एक्चुअली ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके रखते हैं. जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे ही इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इफेक्ट होता है, ठीक है. तो एक्चुअली जो हमारे चारों तरफ है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, सॉइल है, ह्यूमिडिटी है, या कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ इस समय है, कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई एनिमल है, तो उससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं. तो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, हमारे ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, हमारे मैचुरेशन में, हमारी एक्टिविटीज़ में चेंजेस आते हैं. तो कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें इरिटेट कर देता है, जिसकी वजह से हम स्लीप नहीं हो कर पाते, या हमें अदर एक्टिविटीज़ होती है. और कई बार वो हमें बहुत अच्छा प्रमोट करता है, तो हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छा होता है, हमारी लाइफ में हमें पॉजिटिविटी मिलती है. तो डिपेंड करता है कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करके अपनी लाइफ को चलाते हैं, चलती है. तो एनवायरनमेंट जो बेसिकली है उसके दो कंपोनेंट मान के चलते हैं. आप ध्यान में रखना, दो कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक कंपोनेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट को बोलते हैं. बायो मीन्स लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग, ठीक है बेटा. तो बायोटिक मतलब जिनमें भी लाइफ है, जिन जिन कंपोनेंट्स में लाइफ है उसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं. तो अब देखो बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ सकता है.
सबसे पहले बायोटिक को हिंदी में जैविक बोलते हैं, यानी जैविक तत्व। पर्यावरण, पर्यावरण पहले मैं इंग्लिश में बता दूँ, ठीक है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का बायोटिक और ए बायोटिक, ठीक है। और अगर उसको हम हिंदी में बोलेंगे तो पर्यावरण, पर्यावरण में क्या बोलेंगे, जैविक और अजैविक। इस तरीके से आपको मैं समझा रही हूँ। देखो ये ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसमें क्या कंपोनेंट हमारे क्या हो गए, दो हो गए, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम कहते हैं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैविक में क्या होंगे, एक तो पौधे होते हैं, एक जीव जंतु होते हैं। तो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने सारी एक्टिविटीज़ खुद कर सकते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर नंबर 1 पे आते हैं, कंज्यूमर नंबर 2 पे आते हैं, डीकम्पोजर्स नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। फिर कंज्यूमर्स भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं फर्दर आगे, ठीक है। हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, ठीक है बेटा। तो 3 तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो अपना खाना पेड़ पौधों से लेते हैं डायरेक्टली। और कार्निवोर क्या होते हैं, वो जो दूसरे जानवर्स को ईट करते हैं, जिनके पर बड़े बड़े दांत होते हैं, जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, जो दूसरों को मार सकते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर है, फोक्स है, ठीक है, ईगल है। ये सब क्या है, हमारे कार्निवोर्स हैं। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ईगल है, क्रो है, रैबिट है, वो है हमारे ओमनीवोर्स। तीसरी कैटेगरी क्या है हमारी, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो डीकम्पोज यानी डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल को ईट करते हैं, उसको डीकम्पोजर्स बोलते हैं। तो ये तो हमारे थे बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी 3rd यूनिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मेन है इसके अंदर है ए बायोटिक कंपोनेंट। देखो जो मैं कहती हूँ ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ है, या नॉन लिविंग थिंग्स हमारे चारों तरफ है। तो इस समय आप रेस्पायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो इस समय आपके चारों तरफ क्या, एयर का पूरा पूरा सर्कल है, एयर आपके चारों तरफ है। तो द स्फीयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो एयर को हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। उसी तरीके से वाटर है, सॉइल है, ठीक है, जो हमारा क्लाइमेट है, जिसमें हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, या हमारी जो भी फिज़िकल एनवायरनमेंट कंडीशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, सब इसके अंदर आएंगे। सोलर फ्लक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सब हमारे फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं। तो एबायोटिक के 3 कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल, क्लाइमेटिक और एडाफिक। फिजिकल में हमारे पास क्या आ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। और क्लाइमेटिक में भी हमारे पास क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ह्यूमिडिटी है, ये सब इसमें क्या आ रहे हैं, क्लाइमेटिक में आ रहे हैं। और तीसरा हमारा है एडाफिक। एडाफिक मतलब सॉइल कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा, जो सॉइल से यानी भूमि के तत्व। अजैविक, एबायोटिक मीन्स अजैविक, इसमें हमारे पास क्या आएंगे, केमिकल यानी कि हमारे रासायनिक तत्व। क्लाइमेटिक तत्व, क्लाइमेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं हम, भौगोलिक तत्व। और एडाफिक मतलब हमारे भूमि के तत्व। तो ये तीनों तत्व हमारे पास कंपोनेंट्स में आते हैं। फिर क्या क्या सेगमेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के, मैं आपको बता दूं कि हमारे सेगमेंट्स में हम क्या क्या लेंगे। एनवायरनमेंट के क्या, जैसे मैं अभी एयर की बात कर रही थी आपको, तो एयर, एयर किस में आएगी, द स्फीयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो हवा का आवरण होगा वो हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। फिर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो हम कहते हैं ना पानी। एटमॉस्फेयर में तो सब क्या आती हैं, गैसेज आती हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं। ध्यान रखना, 4 भाग होते हैं। कौन कौन से एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, पहला सबसे नीचे का जो लेयर है, जो आपने पढ़ी है 9th-10th में पढ़ी होगी, ट्रोपोस्फियर, हिंदी में बोलते हैं शोभ मंडल। एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर क्या होंगे, और या फिर एटमॉस्फेयर के 4 कंपोनेंट्स होंगे। पहला है ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल। दूसरा क्या है आपका, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तीसरा क्या होता है आपका, मीजोस्फियर। मीजोस्फियर को हिंदी में भी मैं मीजोस्फियर बोल रही हूँ। और चौथा क्या है, एक्सोस्फियर या आइनोस्फियर, ठीक है। और ये हमारा आखिरी हमारा मंडल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ताप मंडल। तो इस तरीके से 4 हमारे क्या हो गए, वायुमंडल के लेयर्स हो गई, ठीक है। जो हमारे होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं अर्थ से, उतने उतने ये क्या होते रहते हैं, दूर होते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या है, शोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर क्या है हमारा मीज़ो मंडल मतलब मीज़ोस्फियर, और आखिरी में हमारे पास क्या है, ताप मंडल यानी एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ये तो हमारे वायुमंडल के यानी कि एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो 0 से 8 हमारा है ट्रोपोस्फियर, 8 उसके बाद है 22-50 किलोमीटर की जो हाइट है, इस पे हमारा है स्ट्रेटोस्फियर।
और 90 से लेकर 200 किलोमीटर तक हमारा है मेसोस्फीयर, और उसके बाद 300 ऑनवर्ड जितना भी हमारा किलोमीटर्स में डिस्टेंस है वो हमारा किस में आता है, एटमॉस्फेयर में आता है। और द स्फीयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। जहाँ जहाँ पानी का स्फीयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है बताओ। हाइड्रोस्फीयर सबको पता है, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, या फिर हमारे ओशंस हैं, या हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, एस्चुरीज हैं, ये सब किस में आती हैं, हमारी ग्लेशियर्स हैं, ये सब किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर और स्फीयर मीन्स मंडल। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जलमंडल। इसमें झीलें, लेक आती हैं, रिवर्स आती हैं, या इसमें आपकी लेक्स आती हैं। ठीक है, तो सारा इसके अंदर आता है। तीसरा है हमारा लाइट स्फीयर। लाइट स्फीयर क्या होता है, जहाँ पर हमारी क्या है, रोशनी का मंडल है, लाइट स्फीयर। या हम ये भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और ये लिथोस्फीयर। लिथो मतलब सॉइल, लिथो मतलब इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, LITHO, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो हमारी धरती का मंडल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ। ठीक है ना बेटा, अर्थ का मंडल। और आखिरी में हमारे पास क्या है, अब लिथोस्फीयर में क्या आएगा बेटा, इसमें 4 लेयर आती हैं सॉइल की। वो होरिजन जो सबसे ऊपर दिखता है, जो आपकी हमारी उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, ओ यानी कि ऑर्गेनिक लेयर। फिर उसके बाद हमारी A B C D और आखिरी में रॉक लेयर होती है, जिसमें से रॉक्स से क्या बनती है, हमारी चट्टानों से हमारी मिट्टी बनती है। ठीक है, तो इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, पीडोलॉजी बोलते हैं। उसको डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, जिसमें सॉइल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। फिर अब बायो मीन्स लिविंग। अभी बताया था मैंने आपको, बायो जहाँ भी बायो आ जाए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्फीयर होता है, यानी कि जो हमारी अर्थ पे लाइफ मिलती है उसके अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं वो किस में आ रहे हैं, बायोस्फीयर में। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे वो काऊ हैं, बफलो हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, रैबिट है, जो छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक है या बड़े से बड़ा एनिमल है, चाहे वो कीवी है, कीवी क्या है, बर्ड के नाम का, ऑस्ट्रिच के नाम है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आउल है, वो सब बायोस्फीयर में आएंगे। फिर हमारा मेन इसके अंदर क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो एनवायरनमेंट स्टडीज़ का हम एनवायरनमेंट स्टडीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये लाइफ साइंसेज, मॉडलिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इन्वॉल्व होके आ जाएंगी। तो एनवायरनमेंट क्या है, बेसिकली फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जो भी हमारे फिज़िकल मतलब भौतिक, हिंदी में भौतिक बोलते हैं बेटा, रासायनिक, केमिकल, बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे जैविक, यानी कि जो हमारी जिसमें भी जीव मंडल आता है, और उनको मिलाकर जो अर्थ में जो जो चीज़ें आपस में मिलती हैं, जो हमें डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं, वो हमारा पर्यावरण है, वो हमारा एनवायरनमेंट है। ये लंबे समय तक भी हमें इफ़ेक्ट कर सकता है, छोटे समय से भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अब देखो, जैसा जैसा हमारी हवा होगी, जैसा जैसा हमारा पानी होगा, वैसे वैसे हमारी बॉडी इफ़ेक्ट करती है। अगर हमारा हवा पानी अच्छा होगा, जैसे शहरों में जो बहुत गंदी सी पोल्यूटेंट्स रहते हैं, एयर का पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, खाना अच्छा नहीं है तो कैंसर ज़्यादा हो रहा है, लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। पर जहाँ पानी अच्छा होता है, हवा अच्छी होती है, जहाँ मिट्टी अच्छी होती है, खाना अच्छा होता है, ऑर्गेनिक होता है, उसमें खाद नहीं डली होती है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं डले होते, केमिकल्स नहीं डले होते, तो वहाँ के लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हैं, छोटे छोटे बच्चों को एक्टिविटी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट में होल हैं, डिजीज़ हैं, तो किस वजह से हैं, क्योंकि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है। हम केमिकल्स खा रहे हैं, हम पॉइजन्स को ईट कर रहे हैं, हमारी वो बॉडी में जाकर वो कार्सिनोजेंस बन जाते हैं, हमारी बॉडी में जाकर वो पॉइज़न का काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आ जाते हैं हमारी ब्रेन पे, हमारी आइज़ पे, हमारी स्किन पे, हमारे टीथ पे, हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, दे आर इफेक्टेड। तो देर में भी शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी पे इफेक्ट हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, या ये भी हो सकता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सब सोचें कि सारे इफेक्ट हमारे लिविंग पे ही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप देखते होगे कि अगर आप कहीं पेंट कराते हो, पेंट कराने के बाद थोड़े टाइम के बाद पेंट ख़राब हो जाता है, तो इसका मतलब नॉन लिविंग जो पेंट है उसको भी साथ भी एयर इंटरेक्ट कर रही है, वाटर इंटरेक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेट में जो पोल्यूटेंट्स सब इफेक्ट कर रहे हैं। अब आप एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल सुनते हो स्टोन प्लेसी का। स्टोन प्लेसी क्या होती है बेटा, एक फिनोमिना होता है स्टोन प्लेसी का, जिसमें आपने सोचा होगा, देखा होगा, ध्यान से देखा होगा
ताजमहल के बारे में सुना है ना, ताजमहल येलो हो जाता है, मार्बल का बना हुआ है ताजमहल। तो मार्बल प्लेसी क्या होती है या स्टोन प्लेसी क्या होती है, जिसमें येलोइंग ऑफ मार्बल हो जाता है, वो ईटिंग हो जाती है उसके अंदर। तो वो भी एक इंटरेक्शन है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि लिविंग की हो, नॉन लिविंग की भी हो सकती है। इट माइट बी हैपन कि हमारे पास क्या है। तो एटमॉस्फेयर का अगर हम ध्यान से करें तो एक डेफिनेशन को लिख लीजिए। एटमॉस्फेयर इज़ द सम टोटल ऑफ एयर वाटर लैंड or the interrelationship between air, water, soil, which they play with themselves as well as with plants, microorganisms, living organisms, and property is called as environment। आपसे पूछा जाए कि अगर एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 डिफाइन एनवायरनमेंट, डिफाइन एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट का परिभाषा दीजिए, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, तो आप क्या बताएंगे कि वो हवा, पानी, मिट्टी का जो इंटर रिलेशनशिप है, मतलब आपस में जो संबंध है, जो वो जल के साथ, वायु के साथ या मिट्टी के साथ निभाते हैं, वही संबंध जो वो जीव जंतुओं के साथ या प्राणियों के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो सूक्ष्म जीवियों के साथ निभाते हैं या प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो जो लास्ट में डेफिनेशन ये मैंने आपको दी हुई है, दिस डेफिनेशन इज़ एज पर EPA 1986। तो ये आपको प्रॉपरली क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली पूछ ली जाती है आपसे। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू EPA 1986। ओके, क्लियर। तो ये सेकंड वाली जो डेफिनेशन है वो आपको ज़रूर याद करनी है एनवायरनमेंट की, और ये इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये बहुत अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। EPA 1986 क्या होता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हमारे देश में एक एक्ट बनाया हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं उसको। उसके अनुरूप हमारी परिभाषा दी गई है पर्यावरण की। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई आप पौधों के बारे में बात करो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करो, तो उसका पर्यावरण से क्या इंटरेक्शन है, उसका एनवायरनमेंट से क्या इंटरेक्शन है। तो देखो, अगर मैं बीच में ले लूँ अपने आप को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह मैं बीच में आ गई, ठीक है। मैं यहाँ पर ए हूँ, ठीक है। अब इस ए को किस किस से इफेक्ट पड़ रहा है, एयर से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना, सॉइल से इफेक्ट पड़ रहा है, मटेरियल से इफेक्ट पड़ रहा है। मटेरियल क्या हो सकता है, फूड भी हो सकता है मेरा, केमिकल्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड भी हो सकते हैं, मैं शैम्पू करती हूँ तो वो भी हो सकता है। कुछ भी मेरा जो मटेरियल है वो मुझे इफेक्ट कर सकता है। वाटर हो सकता है, क्योंकि जो मैं पानी पीती हूँ उसकी वजह से मेरे दांत हैं या मेरी आइज़ हैं या मेरी स्किन है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब कभी तो आपने सोचा हो कि कई बार क्या होता है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, अगर वो मान लो रोहतक आ जाएं, कहीं बाहर रहते हैं और रोहतक में आ गए, रोहतक में आके यहाँ पर PG में रहने लगे, हॉस्टल में रहने लगे और IC कॉलेज में पढ़ने लगे, तो कई बार उनके बाल बहुत गिरने लग जाएंगे या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे या पतले हो जाएंगे, या कई बार कुछ लड़कियाँ मोटी हो जाती हैं आने के बाद घर। तो ये क्या होता है, मतलब कि वहाँ उस जगह का जो एनवायरनमेंट है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, या जो खाना खा रहे हैं, जो मटेरियल्स हैं, या वहाँ का जो केमिकल है, वो उनकी बॉडी में जाता है, तो उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। इट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव। तो आपने ध्यान से देखा हो तो देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, एयर का वाटर के साथ कुछ इंटरेक्शन दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी एरो लगाया हुआ है, देखो ध्यान से देखना, ये एरो क्या है, दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है ना बेटा, ये एरो दोनों तरफ लगा हुआ। उसी तरीके से एयर का सॉइल के साथ भी इफेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो दोनों तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एरो नज़र आ रहा है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर जो है वो सॉइल को इफेक्ट करती है, सॉइल एयर को इफेक्ट करता है, ठीक है ना। नहीं समझ में अब एयर में वाटर, एयर में क्या होते हैं, एयर में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बोलते हैं उसको। एयर में क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एयर को अफेक्ट करते हैं, केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं वो एयर को अफेक्ट करते हैं। उसी तरीके से सॉइल में भी क्या होती है, एयर होती है। अगर सॉइल में एयर ना हो तो फिर रूट्स रेस्पायर नहीं करेंगी, होती हैं कि नहीं होती बताओ। जितनी भी रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एयर में प्रेजेंट है, तभी तो सॉइल में प्रेजेंट है, तभी तो वो पौधे ग्रो कर रहे हैं। एनिमल्स हैं, बर्रोज़ में रहते हैं, रैबिट्स रहते हैं, तो वो कैसे रह रहे हैं, उसी वजह से तो रह रहे हैं। तो इसका मतलब एयर का
सॉइल पे इफेक्ट है और सॉइल का एयर पे इफेक्ट है, आपस में इनका कोई इंटर रिलेशनशिप है। और हम भी तो जुड़े हुए हैं सॉइल से, अगर सॉइल ना तो हम रहेंगे कैसे, हम कितनी देर हवा में रहेंगे, पानी में रहेंगे, मिट्टी में रहेंगे, तो हम भी तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ रहता है, या तो मिट्टी पे रहेगा, या पानी पे रहेगा, या एयर में रहेगा। तो ये देखो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एरो कहाँ दिखा रखा है, एयर पे भी दिखा रखा है, वाटर पे भी दिखा रखा है, सॉइल पे भी दिखा रखा है, और मटेरियल पे भी दिखा रखा है। अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल पे रहते हैं, जैसे कुछ पौधों पे रहते हैं, कुछ रूट्स पे रहते हैं, कुछ मतलब नॉन लिविंग आइटम्स पे भी रहते हैं। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम मटेरियल पे भी डिपेंडेंट हैं, केमिकल पे, फूड पे, या जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं उन पे भी डिपेंडेंट है। तो ये इनका इंटर रिलेशनशिप है, जो मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की 1986 की, उसके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो इंटर रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें एयर वाटर से भी रिलेटेड है, एयर सॉइल से भी रिलेटेड है, मटेरियल से भी वाटर रिलेटेड है। क्योंकि देखो वाटर में मटेरियल भी होते हैं और मटेरियल्स में वाटर भी होता है, उसी तरीके से सॉइल में वाटर भी है और सॉइल में एयर भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है ना बेटा। तो देखो आपस में ध्यान से देखो, एक एरो कहाँ बना रखा है, सॉइल और एरो, इसका एरो भी बना रखा है, देखो ठीक है ना। उसी तरीके से एयर में वाटर भी है और एयर में सॉइल भी है। वाटर में क्या मटेरियल भी है और वाटर में हमारा सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं। उसी तरीके से ये सारे आपस में क्या दिखा दिए, इंटर रिलेटेड दिखा दिए। तो अगर आप ग्रैंड पिक्चर देखोगे तो ग्रैंड पिक्चर देखने पे आपको क्या लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी इंटरेक्शन है, मतलब कोई भी चीज़ आपस में अकेली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो एयर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल भी हैं, पोल्यूटेंट्स भी हैं। तो इसका मतलब एयर जो है वो अकेली नहीं है। उसी तरीके से अगर एयर में डस्ट पार्टिकल है तो वो उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी स्पीड को, उसकी डेंसिटी को, उसकी डायरेक्शन को। उसी तरीके से उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी बढ़ने से स्पीड चेंज हो जाती है, प्लस उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्लाउड्स बनेंगे नहीं, बारिश का इफेक्ट होता है ना बेटा। सॉइल ज़्यादा हो जाएगी तो इफेक्ट होगा। तो मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर डीप में देखोगे तो आपको साइंटिफिक वे से पता लगेगा कि क्या क्या इफेक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली हमारी, इसको आप ध्यान से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि हम स्टडी जो कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स की, उनको हम मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में कह रहे हैं। क्योंकि देखो अब मैंने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी होती है, एयर में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो उसको कैसे नापेंगे, कुछ अपरेटस होगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा, उसी से तो नापेंगे। तो इसका मतलब हमें फिज़िक्स की ज़रूरत है, केमिस्ट्री की ज़रूरत है, केमिकल्स के बारे में जानने के लिए। कुछ अगर हमें देखना हो कि कहाँ कहाँ जाना है तो क्या इंस्ट्रूमेंट कितने का आएगा, तो कॉमर्स की ज़रूरत है। मीटरोलॉजी स्टडी की ज़रूरत है, तो क्लाइमेट के अंदर क्या क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर, तो मीटरोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी, क्लाइमेटोलॉजिकल स्टडीज़ होंगी। जोग्राफ़ी है कि वहाँ पर कैसी सॉइल है, या वहाँ पर कितनी पुरानी रॉक्स हैं, उन रॉक्स में क्या क्या मटेरियल है, सब कुछ जोग्राफ़ी पे डिपेंड करता है, जियोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है, जिसकी वजह से आपको पता लगता है, हमें एक सब्जेक्ट से नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिनकी वजह से हमें पता लगता है कि एनवायरनमेंट पे हमें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जिस इंसान ने एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया उसने उन सब सारे सब्जेक्ट्स को तो अंडरस्टैंड कर लिया। क्योंकि अगर आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, कॉमर्स, जियोलॉजी, बॉटनी, या फिर आप कह सकते हो जियोलॉजी, जियोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थ, GEOLOGY, जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, और जोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जैसे कि ओशंस हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनकी स्टडी को। ह्यूमैनिटीज़ हैं, या फिर हम लैंड फॉर्म्स की स्टडी है, एंथ्रोपोलॉजी है, 1500 से ज़्यादा एनिमल्स की स्टडी है और जियोलॉजी में आती हैं। जूलॉजी, ZOOLOGY, जूलॉजी। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसी तरीके से हमारे पास फिज़िक्स क्या है, फिज़िकल चीज़ों की स्टडीज़ होती हैं, जैसे आपके फिज़िकल लॉज होते हैं, न्यूटन लॉज दिए, ठीक है। तो अलग अलग लॉज हैं जिनसे हम एटमॉस्फेरिक साइंसेस के बहुत सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एयर के बारे में या वाटर के बारे में उनके जो लॉज हैं, उनके अंदर थ्योरीज़ हैं, वो सब उनको डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स की, रॉक्स की स्टडी है, सॉइल की स्टडी है, उसमें जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वाटर में, जैसे फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, जो भी हैवी मेटल हैं या जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी स्टडी करते हैं।
तो ये सारी हमारी स्टडीज़ होती हैं, मीटरोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं जिसमें हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, या हम जिसमें वेदर रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट को पढ़ना है, समझना है, तो एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, एक डिसिप्लिन से नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ हम क्यों पढ़ें ये सब्जेक्ट। नहीं, ये यूजी के लिए, सभी बच्चों के लिए, मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसमें इन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, कि कौन सा डिसिप्लिन आपका है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज़ से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप सीएस कर रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे आप बी फार्मेसी कर रहे हैं, चाहे बीएमएस कर रहे हैं, कोई भी आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें आपको ये पढ़ना है। ये क्यों प्रमोट कर रहे हैं, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं कि 1995 में सबसे पहले एक पीआईएल डली थी, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारे ग्रीन एडवोकेट थे एमसी मेहता, उन्होंने केस जीता था और उसके अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया था। तो कंपलसरी सुप्रीम कोर्ट ने किया है इंडिया की, और उन्होंने इसका एक करिकुलम बनाया, तो सारे यूजी कोर्सेज में ये कंपलसरी है। इसके अलावा आपने देखा होगा 1st to 5th क्लासेस में ईवीएस के नाम से स्टडी होती है, तो वहाँ भी कंपलसरी है। 9th-10th में जो बच्चे पढ़ते हैं, या आपने देखा होगा आपके भाई बहन पढ़ते हैं, तो उनमें भी 2-2 चैप्टर्स जो एनवायरनमेंट के होते हैं, कभी आवर एनवायरनमेंट, आवर सराउंडिंग्स हैं, या उसमें एक में आपका एसिड रेन, क्लाइमेट चेंज, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप सब टॉपिक्स ये पढ़ चुके हैं। तो एनवायरनमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप देखो, इसमें लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, या मैनेजमेंट स्टडी, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, मतलब हर चीज़ की स्टडी है। इतनी स्टडीज़ हैं कि 1500 से ज़्यादा स्टडीज़ को हम समझ कर फिर हम एनवायरनमेंट समझते हैं। इनके बिना हम एनवायरनमेंट को नहीं समझ सकते, मॉडलिंग के बिना, या टेक्नोलॉजी के बिना, या केमिकल साइंसेस के बिना, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बिना, ग्रीन इंजीनियरिंग के बिना, ओशनोग्राफी के बिना। तो 1500 से भी ज़्यादा स्टडीज़ हैं जिनको अंडरस्टैंड करके हम एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। तो यानी अगर आपने एनवायरनमेंट समझ लिया, जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी सब्जेक्ट है, अगर आपको ये क्लियर हो गया ना, तो इसका मतलब आपने इन सब सब्जेक्ट्स में समझ में आ गया आपको, चाहे वो आप आर्ट्स को, चाहे केमिस्ट्री को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ईजीली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हर एक लेक्चर को ध्यान से समझना होगा, और जो बात समझ नहीं आई उसको 2 बार 3 बार मुझसे पूछो, वीडियो को देखो, अंडरस्टैंड करो, नहीं तो मुझसे क्वेश्चंस पूछो। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ये आइडिया ही दे के बस मैं छोड़ना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर हम बच्चों को याद नहीं भी रहता। लाइफ साइंसेज में क्या क्या आएंगे, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए होती हैं ये सारी साइंसेस। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, फिजिकल केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशियनोग्राफी। और अगर वैसे आपने फिजिकल साइंस में देखो तो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस भी मॉडलिंग वगैरह के लिए, मैनेजमेंट के लिए होती है। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी किसके लिए हेल्प करती हैं, ये हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को, जैसे कि पॉपुलेशन स्टडीज़ है, या डेमोग्राफी है, या जो हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए होती है। फिर सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग होती हैं, ये भी स्टडीज़ हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, जो वाटर ट्रीटमेंट है, ये सब भी हमारे ज़रूरी है। इंजीनियरिंग बहुत ज़रूरी है, मैकेनिक्स बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, फिर लॉ समझने के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव्स को हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, ताकि आपका सारा सिलेबस इसमें हो जाए। ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी, है।